Hariom students, welcome to my YouTube channel Chandra Classes. Today we will discuss about the topic relation and function. ये जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैथ्स क्लास 12th का टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग क्लास 11th में रिलेशन और फंक्शन अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर भी एक क्विक रिवीजन मैं आप लोग का करा देता हूँ। पहले हम लोग रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्विकली हम लोग एक बार पहले ये समझ लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है। ओके, लेट्स सी। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हम लोग रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो रिलेशन जो होता है टॉपिक, ये एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट करता है। रिलेशन का मतलब एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट करना। यहाँ में मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे एक सेट ए है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए, एंड इन सेट बी 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं। अब सेट ए को बी से अगर हमें रिलेट करना है बाय एनी डेफिनीशन, तो हम लोग उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर स्टैंड फॉर रिलेशन ए टू बी। इसका मतलब होता है कि हम लोग एक रिलेशन बना रहे हैं ए से बी के बीच में, या उसी चीज़ को ए रिलेशन बी भी बोला जा सकता है। सेट ए को बी से रिलेट कर रहे हैं या बी को ए से रिलेट कर रहे हैं। ऐसे भी हो सकता था कि हम लोग बी को रिलेट करते ए से, ठीक है ना। रिलेशन दोनों ही जगह बन रहा है, बट यहाँ ए रिलेट हो रहा है बी से और दूसरे केस में बी रिलेट हो रहा है ए से। ओके, अब बात आती है कि ए को बी से रिलेट करना है या किसी भी सेट को दूसरे सेट से रिलेट करना है, तो किस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग रिलेट करना है। तो डेफिनीशन ये रही आपके सामने। रिलेशन आपके सामने है, एक्स का वाई से बनेगा। ये आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 11th में ज़रूर, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म मैंने लिख रखी है यहाँ पे। रिलेशन किसका, एक्स का वाई से बनेगा, ठीक है। सच दैट, मतलब इस तरह से बनेगा कि एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के इक्वल होना चाहिए। एक्स का स्क्वायर वाई के इक्वल होगा। ओके, एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल होना चाहिए, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, अब मैं इसको आपको एक एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सेट ए है और सेट बी है। ओके, तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सेट बी के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। अब ए को बी के साथ रिलेट करना है, फिर से ध्यान समझिए। तो क्या है रिलेशन, एक्स का रिलेशन वाई से तभी बनेगा जब एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल हो। एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल हो, वाई के। और उसमें ये भी बताया गया है एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा, और वाई किसको बिलोंग करेगा, बी को। तो ए को बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट क्या हो गए, एक्स, और बी को बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट क्या हो गए, वाई। तो एक्स स्क्वायर, चलिए तो ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1। तो 1 का रिलेशन किससे बन गया, 1 से। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4। तो 2 का रिलेशन किससे बन गया, 4 से। इसी तरह से 3 का रिलेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो 3 का रिलेशन किससे बन जाएगा, 9 से। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि 1 2 और 3 के रिलेशन तो बन गए, लेकिन अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16। लेकिन 16 यहाँ बी में है ही नहीं, तो 4 का रिलेशन किसी से नहीं बनेगा। सिमिलरली 5 का रिलेशन किसी से नहीं बनेगा। तो हम लोग रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 का रिलेशन 1 से बन रहा है, आप देख सकते हैं 1 का रिलेशन 1 से बन रहा है। फिर 2 का रिलेशन 4 से बन रहा है, और 3 का रिलेशन 9 से बन रहा है, ठीक है ना। तो रिलेशन को यहाँ पे हम लोगों ने 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये जो मेथड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि अगर दो सेट आपस में रिलेट हो रहे हैं तो किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, जानते होंगे 11th में सब पढ़ चुके हो आप लोग। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज़ में ये बता रहा हूँ। फिर ये क्या है, ये इसे कहते हैं एरो डायग्राम, ठीक है ना। ये एरो डायग्राम की हेल्प से हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट किया। ए को बी से रिलेट करने के लिए जो डेफिनेशन थी उसको एरो डायग्राम से दिखाया। और यहाँ पे ये क्या है, ये है
रोस्टर फॉर्म, याद होगा स्टूडेंट्स आप लोग को, रोस्टर फॉर्म है ये, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं किसी सेट को, उसको रिप्रेजेंट कर देते थे सारे एलिमेंट को, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई। तो रिलेशन ये होता है। अब रिलेशन में आप लोगों को पता होगा कि ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मैं यहाँ पे थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, इन रिलेशन ए टू बी, रिलेशन जब हम ए का बी से बनाते हैं तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं जो बिलोंग करते हैं रिलेशन को, उन्हें हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और सेट बी को बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट, वो एलिमेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व हैं, सेट बी को बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सारे एलिमेंट, सेट बी को बिलोंग करने वाले वो एलिमेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे 1 है, 4 है और 9 है, वो एलिमेंट, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। ओके, सेट ए के सारे एलिमेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व हैं वो डोमेन, जैसे यहाँ डोमेन 1 2 3 होंगे, 4 5 नहीं होंगे बिकॉज दे आर नॉट बिलोंगिंग टू द रिलेशन। ऐसे यहाँ पे 1 4 9 के अलावा सारे मतलब इनके अलावा कोई भी रेंज नहीं हुआ क्योंकि वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ओके, तो डोमेन रेंज के बारे में आप लोग को पता ही है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की वो हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्लास 12th में जो पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन के बारे में, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो पहला टॉपिक हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स केयरफुली इसको ध्यान से समझिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके ओके, देखिए ये हो गया टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। हम लोग रिलेशन, अभी फंक्शन तो बात की बात है, फंक्शन को फिर से हम लोग जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो 11th का भी मैं कुछ रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को, फिर हम लोग आएंगे। लेकिन अभी तो फिर सिर्फ हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो रिलेशन के बारे में देखा, उसके बाद अब जो 12th में आप लोग पहली चीज़ पढ़ोगे वो होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, और ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी हों, उसे बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन। ओके, खैर हम वहाँ बाद में पहुँचेंगे, लेकिन पहले तीनों टाइप्स आप समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है इन टाइप्स में। क्लियर? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हम एक एक करके इन तीनों टाइप्स के रिलेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो फर्स्ट रिलेशन है नंबर 1, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर 1। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। आर रिलेशन आर ए टू ए इज कॉल्ड, अब यहाँ पे मैं ए टू बी नहीं ले रहा हूँ, मैं एक सेट को उसी के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन हैं उनमें मैं जो रिलेशन तैयार कर रहा हूँ वो किसी सेट का उसी के साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक रिलेशन है जिसमें सेट ए को सेट ए के साथ ही रिलेट किया जा रहा है, इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कॉमा ए, मतलब ये डबलेट हो गया। डबलेट का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट जब खुद के साथ रिलेशन बना रहा है, ए के साथ रिलेशन बना रहा है, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, 2 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, 3 का 3 के साथ बन रहा है, उसे डबलेट बोल रहे हैं। तो डबलेट जो है वो किसको बिलोंग करेगा? आर को बिलोंग करेगा। आर मतलब रिलेशन को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं ए, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए को बिलोंग करने वाले ये सारे एलिमेंट्स जो हैं उन सभी का डबलेट वहाँ मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अगर एक सेट ले लेते हैं हम लोग, कोई भी 1 2 3 4 सेट ए ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, 1 2 3 4, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब मैंने एक रिलेशन बनाया, कोई भी एक रिलेशन बनाया, अभी मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आप लोग को, आप लोग ध्यान समझिए। सेट ए को सेट ए के साथ बिलोंग किया, और किसी डेफिनेशन अभी डिस्कस नहीं करते, मतलब कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैंने रिलेशन तैयार किया तो उसमें 1 का 1 से बन गया, 2 का 2 से बन गया, 3 का 3 से बन गया, लेकिन 4 का 4 से नहीं बना, 3 का 4 से भी बन गया, मान लो ये है। तो क्या इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा? इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है ए बिलोंग्स टू आर, मतलब एलिमेंट का डबलेट मौजूद होना चाहिए रिलेशन में।
फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट, जैसे यहाँ सेट ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4, इन सब का डबलेट यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो 1 का डबलेट मौजूद है, 2 का है, 3 का है, लेकिन 4 का डबलेट मौजूद नहीं। हाँ, अगर ये 3,4 की जगह 4,4 कर दें, अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है ना। कोई सेट ले लेते हैं, सेट ए है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, सपोज ये 20 तक है। अब एक रिलेशन हमने इसमें तैयार किया और उस रिलेशन में 1 का 1 से भी बन रहा है, 2 का 2 से भी बन रहा है, सबका बन रहा है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का मान लो 20 का 20 से नहीं बन रहा है, बाकी 19 का 19 से बन रहा है। ठीक है ना। इतने 19 एलिमेंट्स का रिलेशन यहाँ पे, एक 19 एलिमेंट्स का डबलेट यहाँ पे बन रहा है, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट का रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आई बात समझ में। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब हर एक एलिमेंट का डबलेट उस रिलेशन में हो, जो रिलेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। ध्यान समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। रिफ्लेक्सिव कब होता है, किसी भी सेट का रिलेशन खुद से बनाया जाए और उस सेट में मौजूद हर एक एलिमेंट का डबलेट रिलेशन में हो, उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अ रिलेशन आर ए कॉमा ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी इन्वॉल्व है तो उसका इन्वर्स यानी बी कॉमा ए भी होना चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ए रिलेट हो रहा है बी से, जो भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए अगर बी से रिलेट हो रहा है तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी भी ए से रिलेट होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी है तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? तो इस चीज़ को अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। डोंट बी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी सिर्फ समझते जाओ सिमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है ना। अगर किसी रिलेशन में 4 एलिमेंट शुरुआत में हमने देखे, ठीक है ना, 4 ऑर्डर पेयर देखे, तो उन सारे 4 ऑर्डर का इन्वर्स ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे। 3 का है और 1 का नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ये चीज़ समझिएगा, अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो ये तो हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, चलो अच्छा एक एग्जांपल से समझ ही लेते हैं। एक रिलेशन बना रहे हैं हम, जिसमें 1 2 से रिलेट हुआ, फिर 2 आगे 3 से रिलेट हुआ, फिर 3 आगे 4 से हुआ सपोज। ठीक है, तो क्या ये अभी सिमेट्रिक बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ए कॉमा बी है रिलेशन में तो उसका इन्वर्स बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो अगर 1 कॉमा 2 है तो उसका इन्वर्स 2 कॉमा 1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। 2 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 2 भी होना चाहिए। 3 कॉमा 4 है तो 4 कॉमा 3 भी होना चाहिए। अब आप इसे भी क्या कह सकते हो कि ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। एनी डाउट? तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका इन्वर्स मौजूद हो। ठीक है ना। चलिए थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ध्यान से समझिएगा, कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। मैं डेफिनेशन पहले आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपके सामने। एनी रिलेशन आर ए टू ए इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन है, अगर ये है एक रिलेशन, एक आई से हमने बनाया, उससे आप ट्रांजिटिव रिलेशन सिर्फ तभी कह सकते हैं जब इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए का रिलेशन बी से बन रहा हो। ध्यान समझिएगा, एक एलिमेंट है ए, उसका रिलेशन किससे बन रहा है? बी से। ओके, साथ ही साथ अगर बी का भी रिलेशन किसी आगे सी से बन रहा है, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक एलिमेंट है वो बी से रिलेट हो रहा है बाई सम पर्टिकुलर डेफिनेशन, किसी डेफिनेशन के अनुसार वो बी से जुड़ रहा है, और अगर ये बी आगे भी, क्योंकि अगर इसमें देखें तो डोमेन हो गया ए और बी क्या हो गया? रेंज। तो ये जो बी रेंज है यहाँ पे, ये भी किसी आगे किसी दूसरे एलिमेंट सी से जुड़ जाए। ठीक है ना, तो ए का भी सी से रिलेशन बनना जरूरी है ट्रांजिटिव रिलेशन के द्वारा।
ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए जो है वो बी से जुड़ रहा है और बी आगे सी से जुड़ रहा है, अगर ए बी से जुड़ रहा है और बी आगे सी से जुड़ रहा है तो ए का सी से जुड़ना जरूरी है। अगर ए भी सी से रिलेट हो रहा है तब तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, जैसा कि यहाँ लिखा है। अगर ए का बी से रिलेशन बन रहा है और फिर बी का सी से रिलेशन बन रहा है तो ए का भी सी से रिलेशन बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर बन रहा है तो ट्रांजिटिव। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे अक्सर, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने क्या बताया, ए का रिलेशन बी से बन रहा है और फिर बी का भी आगे बन रहा है सी से, तो ए का सी से बनना जरूरी है। लेकिन अगर ए का रिलेशन बी से बन रहा है और बी का आगे किसी से रिलेशन बन ही नहीं रहा है तो फिर ये जो थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब इसमें जो रिक्वायरमेंट थी कि ए का सी से बनना चाहिए, वो ज़रूरी पड़ेगा? उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर ए का रिलेशन बी से बन रहा है और बी आगे किसी से रिलेट नहीं हो रहा है तो भी याद रखिएगा कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इतने तीनों टाइप के रिलेशन जरूर समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी, मीन्स द रिलेशन इज शोइंग रिफ्लेक्सिविटी, याद रखिएगा। जो रिलेशन सिमेट्रिक होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि रिलेशन इज शोइंग सिमेट्रिविटी, और ट्रांजिटिव है तो रिलेशन इज शोइंग ट्रांजिटिविटी, ओके। तो अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो इन तीनों रिलेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बता चुका हूँ। कोई डाउट? कुछ एग्जांपल लिए जाए फिर, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, आर एक रिलेशन है जो यहाँ पे मैंने बाद में लिखा हुआ है। आर जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को रिलेट कर रहा है। जैसे अभी हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सेट ले लेते थे कि उसमें 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट, जितना भी ले लेते थे, यहाँ हम लोग एक पर्टिकुलर सेट ले रहे हैं, किसका? नेचुरल नंबर का। मतलब हम लोग नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से जोड़ने जा रहे हैं। और किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जोड़ना है? डेफिनेशन ये आपके सामने रखी है कि x का रिलेशन y से तभी बनेगा जब x और y का डिफरेंस इज़ डिविजिबल बाई 3, और x, y दोनों किसको बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये सिमेट्रिक है या नहीं, या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर तीनों हैं तो इक्विवेलेंस है या नहीं, ठीक है ना। तो ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। नंबर 1 रिलेशन क्या था? रिफ्लेक्सिव, जिसे हम लोग प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको जनरल मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। जनरल मेथड का मतलब ये है कि ये नेचुरल से नेचुरल में बन रहा है, और नेचुरल नंबर होते हैं इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट नंबर्स के लिए तो आप दिखाओगे नहीं कि ये दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाई 3 है, तो आपको एक जनरल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। जैसे एपी में लिखते हो आप, एपी का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1d, nth टर्म का। अगर अब आपको एपी लिखनी है तो आप उसके इनफाइनाइट टर्म्स थोड़ी लिखोगे, आपने तो एक जनरल टर्म लिख दिया, सारे उसी में आ जाते हैं। आपको एक जनरल स्टेटमेंट ऐसा बताना पड़ेगा जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए, पहला नेचुरल नंबर होता है 1। मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। 1 का 1 से रिलेशन बनेगा कि नहीं? बताइए। बिल्कुल बनेगा। क्यों? जैसे यहाँ बोला गया है कि x का रिलेशन y से तभी बनेगा जब x और y का डिफरेंस किसके इक्वल हो? 3, किसके डिविजिबल हो? 3 से। तो 1 का 1 से तभी बनेगा जब 1 और 1 का डिफरेंस यानी 0 किससे डिविजिबल हो? 3। और मैं आपको बता दूं कि 0 जो होता है वो सभी से डिविजिबल होता है। तो 0 3 से डिविजिबल भी होगा, मतलब 1 का 1 से भी बनेगा। फिर इस हिसाब से तो 2 का 2 से भी बनेगा, क्योंकि 2 - 2 भी 0 होता है और 0 डिविजिबल बाई 3। 3 का 3 से बनेगा, 4 का 4 से बनेगा। तो क्या आप सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो कि भाई सब इन्वॉल्व है, सबका डबलेट बन रहा है? नहीं दिखा सकते ना। तो इसका जनरल स्टेटमेंट क्या होगा? इसका जनरल स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने आपके सामने लिखा है समझाने के लिए। आप लिखोगे सिंस, नहीं ऐसे नहीं लिखोगे, a, a, क्योंकि आपको पता है कि
नंबर का जो डबलेट है, जो दो किसी भी नंबर का उसके साथ डिफरेंस 0 आएगा और 0 3 से डिविजिबल है, इसलिए जनरली हम लोग लिखेंगे a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल, दिस इज द सिंबल फॉर ऑल, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब आपने यहाँ क्या बताया, नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट होंगे 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी एलिमेंट होंगे सबका डबलेट रिलेशन में इन्वॉल्व होगा। क्यों होगा, तो आप यहाँ बताओगे बिकॉज a माइनस a इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 3। ये जनरल स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें सब सारे नेचुरल नंबर आ गए। आपने क्या बताया कि a का रिलेशन a से बन रहा है, किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन बन रहा है फॉर ऑल, सभी के लिए, कुछ के लिए नहीं, सबके लिए बन रहा है। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर उससे डिफरेंस माइनस करें तो 0 आता है और 0 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि ये क्या बन गया, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। पहली चीज प्रूव हो गई। ओके, तो याद रखिएगा जब कोई चीज़ है तो उसे जनरल स्टेटमेंट किससे समझाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं है तो कोई एक कारण बता दो जिसकी वजह से, जैसे हमने बताया मान लो 1 से 5 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे मौजूद हैं लेकिन 5 नहीं है, तो बस एक कारण ही तो बताना है कि भाई इसमें 5,5 मौजूद नहीं है। लेकिन अगर है तो आपको जनरल मेथड बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्या था, सेकंड नहीं सॉरी, क्वेश्चन तो वही है। सेकंड हम लोग चेक करने जा रहे हैं सिमेट्रिक। पहला तो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सिमेट्रिविटी जब शो करनी हो तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, ध्यान से समझिए जरा एक बार फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ। a कॉमा बी क्या होता था, इफ़ अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो यानी देन b कॉमा ए भी होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए था ना। तो याद करिएगा, रखिएगा, जब भी आपको सिमेट्रिविटी शो करनी हो तो ये चीज़ आप अपनी तरफ से लेट कर लीजिएगा, ये चीज़ आप लेट करेंगे अपनी तरफ से और डेफिनेशन का इस्तेमाल करके ये वाली चीज़ आपको ऑब्टेन करनी होगी। आई बात समझ में। चलिए अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग लेट करेंगे, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, ये हमने मान लिया, कोई एक एलिमेंट मान लिया कि a का b से तो बने, किसी ना किसी का बन रहा है, तो एक इसका बन रहा है, ठीक है ना। अगर a का b से रिलेशन बन रहा है, जैसा कि रिलेशन में बोला गया है x का y से रिलेशन तभी बनेगा जब x और y का डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो, हाँ। तो अगर a का b से रिलेशन बन रहा है तो ये रिलेशन तभी बनेगा जब a और b का डिफरेंस क्या हो, डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिविजिबल है तो इसे कुछ समथिंग 3 के लिख लें, क्योंकि a और b का जो डिफरेंस है वो 3 से डिविजिबल है। कितने बार डिविजिबल है, मान लो k टाइम्स डिविजिबल है तो 3 के लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा समझ ही गए आप लोग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यूज़ किया है। a और b का रिलेशन अगर बन रहा है तो उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट को ही सॉल्व करते हैं। अच्छा चलो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर a माइनस बी 3k है, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू 3k। तो b माइनस ए और ये माइनस उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 3k हो जाएगा, और इसको मैं 3 इंटू माइनस k लिख देता हूँ। अब आप समझिएगा, बिकॉज यू आर मैथ्स स्टूडेंट, अब आपको इतना तो पता ही होगा कि b माइनस ए 3 टाइम्स माइनस k है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि ये जो b माइनस है ये डिफरेंस डिविजिबल है किससे, बाई 3 से, ठीक है। b माइनस ए, क्योंकि भाई कैसे पता चलता है कि 3 से डिविजिबल है, बिकॉज b और a का जो डिफरेंस है वो 3 का मल्टीपल आ गया, k टाइम्स माइनस k टाइम्स, तो डिविजिबल होगा, और डिविजिबल है इसका मतलब b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। समझिएगा, a का b से रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब a और b का डिफरेंस a माइनस बी 3 टाइम्स कुछ होना चाहिए था, और यहाँ हमने b माइनस ए दिखा दिया, मतलब b का भी रिलेशन बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, हैंस इट इज़ सिमेट्रिक। आई बात समझ में आप लोगों को कि नहीं आई। ये तरीका है, जनरल तरीका है, क्योंकि
ये सिमेट्रिक है और सभी के लिए, और नेचुरल नंबर में कोई लिमिट तो होती नहीं कि 10 एलिमेंट या 20 एलिमेंट ही लेने हैं, यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट सबके लिए तो आप दिखा नहीं सकते हो। तो ये एक जनरल तरीका होता है कि अगर ए का बी से बन रहा है, ये लेट करके चलो, डेफिनेशन के अनुसार बी का ए से भी दिखा दो, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांजिटिविटी पे। थर्ड, हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, हमने सिमेट्रिक दिखा दिया, और अब हम लोग ट्रांजिटिव दिखाने जा रहे हैं। तो ट्रांजिटिव को भी प्रूफ करने का अपना एक तरीका होता है। ट्रांजिटिव मैंने आपको क्या बताया था कि ए का अगर बी से बन रहा है एंड बी का सी से बन रहा है, तो ये दोनों रिलेशन है, तो ए का सी से बनना जरूरी है, ये मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर ये चीज़ है तो ये भी होना ज़रूरी था, जो हमने प्रूफ किया बाद में। तो जो है उसको लेट किया था, जो लाना है वो प्रूफ किया था। यहाँ पे भी यही है कि अगर ये दोनों हैं तो ये होना चाहिए, तो इनको आप लेट करोगे, याद कर रखना। जब भी जनरल मेथड से करना है तो हम लोग लेट कर लेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, और अगर ये दोनों रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए कॉमा बी रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो 3 से डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल होगा तो चलो कुछ 3 टाइम्स m ले लेते हैं। इसी तरह से b का c से रिलेशन बन रहा है, मतलब b और c का डिफरेंस भी 3 से डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल होने का मतलब 3 टाइम्स किसी और नंबर n के आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आई बात समझ में आप लोग को? अब आप क्या करो कि ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को आप ऐड कर दो। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जब ऐड करोगे तो b से ये b कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या a माइनस सी, और ये दोनों जगह से 3 कॉमन आ जाएगा, तो m प्लस n। अब आप यहाँ से साफ साफ क्या देख रहे हैं, a और c ऐसे दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 3 टाइम्स m प्लस n है, मतलब 3 से क्या है डिविजिबल। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सिंस a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, हैंस ए और सी का डिफरेंस 3 से क्या है, ए और सी का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का रिलेशन सी से बन रहा है। इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो आपने क्या देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और फाइनली ये ट्रांजिटिव भी है। तीनों रिलेशन की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। कोई डाउट है आप लोग को? ठीक है, क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जनरल क्वेश्चन ये है। ये एक रिलेशन हम बना रहे हैं सेट ए का सेट ए से, ठीक है ना, और सेट ए के बारे में यहाँ बताया भी है। जैसे इससे पहले हमने नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से बनाया था, तो नेचुरल नंबर के बारे में सभी कुछ जानते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट ए का सेट ए से रिलेशन बन रहा है, और सेट ए के बारे में क्या बोला गया है, ये सेट है ऑफ ऑल पॉसिबल लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितनी भी लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं, उनमें से कई सारी आपस में पैरेलल होंगी, कई सारी परपेंडिकुलर होंगी, कई सारी इंटरसेक्टिंग होंगी। तो एक प्लेन में जितनी भी इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल हैं, उन सबका सेट है ए, और ए का ए से बन रहा है। तो उसमें जाहिर सी बात है, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल लाइंस, तो एक लाइन का दूसरी लाइन से रिलेशन बनेगा। तो यहाँ कह रहा है लाइन 1 का लाइन 2 से रिलेशन तभी पॉसिबल है जब वो आपस में क्या हो, ये किसका सिंबल है, परपेंडिकुलर का। तो अगर कोई एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो वो आपस में क्या होंगी, रिलेट होंगी, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये बताइए, ठीक है। तो क्या कोई लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो सकती है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो तभी बनेगा जब ए का ए से रिलेशन बने, तभी तो रिफ्लेक्सिव बनेगा, है ना। यानी कि यहाँ पे किसी भी लाइन L1 का खुद के साथ रिलेशन बनना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ हम लोग लिखेंगे, बिकॉज नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है, क्योंकि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी उससे फिट बैठ जाएगी, लेकिन कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है।
तो क्योंकि कोई लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए किसी भी लाइन का खुद से रिलेशन बनेगा नहीं, और खुद से जब रिलेशन बनेगा नहीं तो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, कोई डाउट है किसी को? समझ में आई बात कि नहीं? ये नहीं था, एक छोटा सा स्टेटमेंट बता दिया हमने कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे? सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन याद है आप लोगों को? अगर ए का बी से बन रहा है रिलेशन, तो बी का भी वापस ए से बनना चाहिए, और होगा 100% होगा। कोई भी लाइन, अब आप एक मैं डायग्राम से बताता हूँ, ये लाइन L1 हो गई और ये लाइन L2 हो गई, ठीक है ना। अगर लाइन L1 L2 पे क्या है? परपेंडिकुलर, तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर होगी कि नहीं? तो अगर L1 का रिलेशन L2 से बन रहा है तो उसका उल्टा L2 का रिलेशन भी L1 से बनेगा। तो क्या होगा, अब मैं यही शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या हमें प्रूफ करनी पड़ेगी? याद करो, मैंने सिमेट्रिक में बताया था, पहली चीज़ लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि L1 रिलेट है L2 से, मतलब वो रिलेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 परपेंडिकुलर होगा L2 को। L1 अगर L2 का होगा तो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो L2 परपेंडिकुलर टू L1। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2 या L2 परपेंडिकुलर टू L1, ऐसे भी लिख सकते हैं। हैंस L2 कॉमा L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। भाई L1 L2 पे परपेंडिकुलर था तो L1 L2 से रिलेट हो रहा है। अब उल्टा मैंने लिख दिया L2 L1 पे परपेंडिकुलर, तो ये इट इज़ सिमेट्रिक ऑल्सो। ये क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये ट्रांजिटिव भी होगा? अब ये चीज़ मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग को खुद अपना दिमाग लगाना होगा। इसमें पहली दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी होंगी। जैसे यहाँ ए का बी से और बी का सी से लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं L1 का L2 से बन रहा है, ठीक है ना, रिलेशन बन रहा है, मतलब L1 परपेंडिकुलर हुआ L2 पे, ठीक है। एंड फिर L2 का आगे किससे बन रहा है? L3 का, L3 से। L1 का L2 से बन रहा है, ये इसका मतलब परपेंडिकुलर, और L2 का अगर L3 से बन रहा है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग L2 किस पे परपेंडिकुलर होगा? L3 पे। ओके, ये दोनों चीज़ें हमने लेट कर ली। अब मुझे बताओ आप कि क्या, जैसे L1 का रिलेशन L2 से बन गया, तो फिर L2 का आगे किससे बन गया? L3 से। इतना हमने लेट कर लिया, तो क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बन रहा है? चलो डायग्राम समझते हैं। ये है L1 लाइन, ये परपेंडिकुलर है किसके? L2 लाइन के। रिलेशन बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। दूसरा रिलेशन था कि L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो ये L3 हो गई। L2 लाइन जो है वो L3 पे परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है ना। अब बताओ, क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? नहीं, ये तो पैरेलल हो गई दोनों ना। यानी कि L1 का L2 से बन रहा है और L2 का L3 से बन रहा है, लेकिन L1 का L3 से रिलेशन नहीं बन रहा है। तो आप बताओगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया। आप लिखा यहाँ पे बस लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड L1 इज़ पैरेलल टू L3, नॉट L1 परपेंडिकुलर टू L3। आप ये बताओगे कि L1 L3 के पैरेलल है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, हैंस फिर नीचे एक लाइन लिख देंगे, हैंस इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन जो था हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ये ट्रांजिटिव है। तो आई होप जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आप लोग इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कर पाएंगे। ये तो रिलेशन के बारे में था। अब फर्स्ट एक्सरसाइज जब लगा लेंगे तो उसके बाद हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज फंक्शन पे बेस्ड है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि टॉपिक रिलेशन और फंक्शन पे बेस्ड है, लेकिन अभी हम लोगों ने शुरुआत में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ रिलेशन के बारे में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसका पार्ट 2, उसमें मैं आपको डिटेल में फंक्शन के बारे में समझाऊंगा। तो आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज ज़रूर लगा लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा आप लोग, तो उस क्वेश्चन का सलूशन मैं आप लोग को सॉल्व करके भेज सकता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, लगाइए और जो डाउट हो बताइएगा। थैंक यू।